नमस्ते, फिरंगी फिल्म स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं एक रहस्यमय मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है बिफोर आई गो टू स्लीप। आगे स्पॉइलर है। क्रिस्टीन लुकास, एक 40 वर्षीय महिला, एक बेडरूम में जागती है, जिसे वह पहचानती नहीं है। उसकी आंखें खून की तरह लाल है। उसे पता नहीं है कि वह कहाँ है और अपने आसपास का कुछ भी नहीं पहचानती है। वो सदमे के साथ यह देखती है कि उसके बगल में बिस्तर पर एक अधेड़ उम्र का आदमी सो रहा है। वो बाथरूम में जाती है और दीवार पर टेप की खुद की गई तस्वीरों को देखती है। वो अपने बगल में बिस्तर पर उस आदमी की एक तस्वीर भी देखती है जिस पर लेबल लगा होता है, बेन तेरा पति। तस्वीरें देखकर भी उसे कुछ याद नहीं आता। बेडरूम में का आदमी उसे बताता है कि वह उसका पति बेन है। उनकी शादी को दशकों हो चुके हैं। वह उसे बताता है कि वह 10 साल पहले एक भयानक कार दुर्घटना में शामिल थी, जिससे उसके मस्तिष्क को क्षति हुई थी। हर शाम जब वो सोने जाती है तो दूसरे दिन सुबह सब कुछ भूल जाती है। बेन को हर सुबह उसी दिनचर्या से गुजरना पड़ता है। वो क्रिस्टीन को उनके रोमांस और शादी की कहानी बताते हुए तस्वीरें दिखाता है। बेन फिर काम के लिए तैयार हो जाता है और पास के एक स्कूल में पढ़ाने जाता है, जबकि क्रिस्टीन घर के चारों ओर देखती है। कुछ देर बाद डॉक्टर नैश नामक एक न्यूरोलॉजिस्ट का फोन आता है। वह उसे बताता है कि वह पिछले कुछ सालों से उस पर इलाज कर रहा है। वह उसे एक वीडियो कैमरा खोजने के लिए कहता है जो उसकी अलमारी के अंदर छिपा है। डॉक्टर नैश ने क्रिस्टीन को कैमरे के बारे में बेन को सूचित न करने के लिए कहा। वह उसे वीडियो देखने के बाद उसे वापस फोन करने के लिए कहता है। क्रिस्टीन अपनी वीडियो डायरी देखती है, एक वीडियो डायरी रिकॉर्ड की है, जिसमें उसने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे रिकॉर्ड किया है। वो फिर डॉक्टर नैश से मिलती है, जो बताता है कि वह कुछ समय से अपने पति की जानकारी के बिना उसे देख रही है। वह उसकी हालत से निपटने में उसकी मदद करने की कोशिश करता है। डॉक्टर नैश ने आगे खुलासा किया कि उसकी स्मृति हानि 10 साल पहले हुई थी। उस पर हमला करने के बाद एक हवाई अड्डे के होटल के पास उसे अधमरी अवस्था में छोड़ दिया गया था। यह सुनकर क्रिस्टीन और भी भ्रमित हो जाती है। उसके पति बेन ने तो कहा था कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। वो सोचती है कि बेन ने उसे भूलने की बीमारी के कारण के बारे में झूठ क्यों बोला। डॉक्टर नैश फिर उसे वापस वहीं ले जाता है जहां वह हमले के बाद मिली थी, इस उम्मीद में कि इससे उसकी याददाश्त तेज हो जाएगी। वो हवाई अड्डे के पास मिली थी। जिस आदमी को वह मिली वह कहता है कि यह बहुत समय पहले की बात है। वह खून से लथपथ पाई गई थी और वह नग्न थी, पास के एक होटल से प्लास्टिक शीट के अलावा। वह सवाल करती है, वह एक होटल में क्यों रह रही होगी। इस पर डॉक्टर नैश बताते हैं कि उसका अफेयर चल रहा था। मेडिकल जांच से संकेत मिला था कि हमले से ठीक पहले उसने संभोग किया था। उस शाम बाद में वह घर वापस आ गई और नई मिली जानकारी को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। रात में जब वह सोती है, फ्लैशकट यादें उभरती हैं, जिस क्षण उस पर एक होटल में किसी ने हमला किया। अगले दिन डॉक्टर नैश उसे कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ रैंडम थी, अन्य उसकी फाइल से ली गई थी। एक विशेष तस्वीर क्रिस्टीन की उत्तेजना का कारण बनती है। क्लेयर नाम की एक लाल बालों वाली महिला की तस्वीर। घर पर वह बेन से इस बारे में पूछती है। बेन उसे बताता है कि क्लेयर उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी जो दुर्घटना के बाद क्रिस्टीन की स्थिति को संभाल नहीं पाई। वो विदेश चली गई है और उसने क्रिस्टीन के साथ संपर्क समाप्त कर दिया है। तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि उसने क्रिस्टीन को उससे छुपा रखा है, उसकी रक्षा के लिए। अगले दिन क्रिस्टीन को याद आता है कि उसका एक बेटा था। वह इस बात को छुपाने के लिए गुस्से में बेन का सामना करती है। हालांकि बेन कहते हैं कि उनके बेटे एडम का नाम और वह मेनिंजाइटिस से मर गया जब वह 8 साल का था। वह इन सभी रहस्यों को उससे दूर रखता रहा है, क्रिस्टीन को उस अनुभव के दर्द से बचाने के लिए। बाद में रोते हुए वह इस दर्दनाक जानकारी को रिकॉर्ड करना जारी रखती है। सोते समय क्रिस्टीन बेबी एडम की यादों के साथ संघर्ष करना जारी रखती है, जो एक बुरे अजीब सपने में परिणत होती है। एक सपना जहां एडम चेहरे पर एक निशान वाले आदमी का चित्र क्रिस्टीन को देता है। चित्र को माइक लेबल किया गया है। अगली सुबह वह डॉक्टर नैश से कहती है कि वह सोचती है कि माइक उस आदमी का नाम था जिसके साथ उसका अफेयर था और वही उसका हमलावर था। डॉक्टर नैश उसे गले लगा लेता है, वह लगभग उसे चूम लेता है। हालांकि उसके जैकेट से उसके अस्पताल की आईडी दिखाई देती जिसमें उसका पूरा नाम लिखा होता है। माइक नैश क्रिस्टीन को एक दृश्य देखती है दिखाई देता है जिसमें डॉक्टर नैश एक होटल में उस पर हमला कर रहा है। क्रिस्टीन तुरंत पीछे हटती है और उससे दूर भागती है, लेकिन डॉक्टर नैश उसे पकड़ लेता है और बेहोशी की दवा देकर उसे घर पर छोड़ आता है। उस दिन बाद में क्रिस्टीन का फोन बजता है। यह डॉक्टर नैश है। वह उसे बताता है कि उसने उसे शांत करने के लिए एक हल्की मात्रा में बेहोशी की दवा दी। वह उसे समझाता है कि उसने जो अनुभव किया, जिसे उसे कन्फबुलेशन कहते हैं, उसकी कल्पना उसकी स्मृति में का अंतराल भर रही है और डॉक्टर नैश को उस आदमी में बदल रही है जिसने उसके साथ ऐसा किया था। अगले दिन क्रिस्टीन फिर से डॉक्टर इलाज कर सकता है, क्योंकि उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं और यह पूरी तरह से गैर पेशेवर है। उनके अलग होने से पहले डॉक्टर नैश ने उन्हें एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन सुनाया। 2007 में बेन ने उसे क्रिस्टीन को एक देखभाल सुविधा केंद्र में रखा था और बाद में 2 साल बाद उसने उसे तलाक दे दिया था। इसके अलावा उसकी सबसे अच्छी दोस्त क्लेयर देखभाल सुविधा केंद्र में उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। नैश फिर उसे क्लेयर का फोन नंबर देता है।
उस रहस्योद्घाटन को सुनने के बाद क्रिस्टीन गुस्से में अपने पति का सामना करती है। कारण पूछती है कि उसने 4 साल पहले उसे तलाक क्यों दिया था। वो सच्चाई जानने की मांग करती है। वहाँ बेन ने खुलासा किया कि जब उन्होंने अपने बेटे को खो दिया तो वह उदास हो गया, इसलिए उसने उसे तलाक दे दिया, उसे देखभाल सुविधा केंद्र में छोड़ दिया। हालांकि उसने जल्द ही अपना विचार बदल दिया और क्रिस्टीन को वापस ले आया। वह वादा करता है कि वह उसे फिर कभी नहीं छोड़ेगा। इस सच्चाई को जानकर क्रिस्टीन उसकी स्थिति को समझती है और वह उसे गले लगा लेती है। उस दिन बाद में क्रिस्टीन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त क्लेयर से संपर्क किया। जैसे ही वह क्लेयर की आवाज सुनती है, उसे क्लेयर के साथ अपनी पिछली यादों की झलक मिलने लगती है। वे एक स्थानीय पार्क में मिलने के लिए तैयार होते हैं। उनकी मुलाकात पर क्लेयर ने खुलासा किया कि हमले से पहले क्रिस्टीन का एक चक्कर चल रहा था और वे अक्सर एक होटल में मिलते थे। क्लेयर तब बताते हैं कि उनका रिश्ता टूट क्यों गया। क्रिस्टीन के पति बेन और क्लेयर ने एक बार यौन संबंध रखा था क्योंकि क्रिस्टीन की स्मृति भ्रंश पर वे दोनों बहुत दुखी थे। बेन और क्रिस्टीन की शादी में खुद को एक बाधा महसूस करते हुए क्लेयर ने बेन और क्रिस्टीन के साथ संपर्क तोड़ दिया। माफी मांगने के बाद क्लेयर क्रिस्टीन को बेन द्वारा लिखा गया एक पत्र देती है। बेन ने क्रिस्टीन से अलग होने से कुछ समय पहले ही उसे यह भेजा था। उसने क्लेयर से इसे क्रिस्टीन को देने के लिए कहा। जब वह इसे पढ़ने के लिए पर्याप्त रूप से कहता है कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन उसकी हालत के कारण उसे क्रिस्टीन को देखभाल सुविधा केंद्र में रखना पड़ा। वह वहां खुश दिख रही थी। उसने अपने बेटे आदम की खातिर उसे छोड़ने का फैसला किया। एडम उसकी स्मृति हानि को समझने में असमर्थ था और उससे डरने लगा था। बेन ने एडम की खातिर उसे छोड़ा है और वह उसे इस बात को समझने के लिए विनती करता है। इस पत्र को पढ़ने के बाद क्रिस्टीन समझती है कि बेन के लिए क्रिस्टीन की भूलने की बीमारी से निपटना कितना मुश्किल था। बेन के प्यार और देखभाल के लिए आभार व्यक्त करते हुए क्रिस्टीन ने एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहा कि बेन उसका प्रेमी और रक्षक है और वह उसके साथ जीवन बिताना चाहती है। रात में वह बेन को अपनी डिजिटल डायरी देखने देने का फैसला करती है। वह उसे यह भी बताती है कि वह काफी समय से डॉक्टर नैश को देख रही है। वह मानती है कि उसे पहले बेन पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब वह पूरी तरह से उस पर भरोसा करती है। हालांकि बेन गुस्से में क्रिस्टीन पर नैश के साथ संबंध रखने का आरोप लगाता है। वह उसे मारता है और बाहर चला जाता है। टेलीफोन पर क्रिस्टीन क्लेयर को बताती है कि अभी क्या हुआ। क्लेयर भ्रमित है क्योंकि वह बेन को जानती है और वह बहुत अच्छा सज्जन है। वह उस पर इस तरह कभी प्रहार नहीं करेगा। इसलिए क्लेयर बेन को फोन करने का फैसला करती है। कुछ क्षण बाद क्लेयर क्रिस्टीन को वापस रिंग करती है। वह क्रिस्टीन को बताती है कि बेन का दावा है कि उसने 4 साल तक क्रिस्टीन को नहीं देखा है। क्लेयर क्रिस्टीन से उस बेन का वर्णन करने के लिए कहती है जिसके साथ वह रह रही है। क्या उसके चेहरे के दाहिने हिस्से में कोई निशान है? वह बेन की तस्वीर की जांच करती है। कोई निशान नहीं। उस पल उन्हें एहसास होता है कि वह जिस आदमी के साथ रह रही है वह बेन नहीं है। शादी की फोटो फर्जी है। क्रिस्टीन तुरंत घर से भागने का प्रयास करती है, लेकिन बेन उसे बेहोश बिना किसी यादों के साथ जागती है। वह कैमरा ढूंढती है और उसमें अपने आप को यह कहते हुए देखती है कि वह बेन से प्यार करती है और उसके साथ जीवन बिताना चाहती है। बेन क्रिस्टीन को फोन करता है और उसे पैक करने के लिए कहता है क्योंकि वे उस रात यात्रा पर जा रहे हैं। उस रात बेन उसे एक होटल में ले जाता है जहां वह मिली थी। होटल के कमरे में उसे 10 साल पहले हुई घटना की झलक मिलती है। बेन ने खुलासा किया कि वह माइक है, वह आदमी जिसके साथ उसका संबंध था। क्रिस्टीन को तब याद आता है कि माइक चाहता था कि क्रिस्टीन बेन के सामने अपने अनैतिक रिश्ते का पर्दाफाश करे, लेकिन क्रिस्टीन ने इनकार कर दिया। इसलिए माइक ने उस पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे भूलने की बीमारी हो गई। वह अनजाने में यह भी बताता है कि क्रिस्टीन का बेटा एडम अभी भी जीवित है। क्रिस्टीन के लिए अपने प्यार की घोषणा करते हुए माइक उसके कैमरे से वीडियो हटा देता है और कहता है कि उसे अब बेन की भूमिका निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह क्रिस्टीन से कहता है कि या तो वे एक साथ रहेंगे या कोई जीवित नहीं रहेगा। एक और संघर्ष शुरू होता है, लेकिन इस बार क्रिस्टीन ने माइक को बाहर कर दिया और उससे दूर हो गई। वह होटल से भागते समय होटल का फायर अलार्म चालू कर देती है और एम्बुलेंस में प्रतीक्षा करते हुए कैमरे पर अपनी कहानी सुनाती हुई दिखाई देती है। क्रिस्टीन एक अस्पताल के बिस्तर पर उठती है और नैश उससे मिलने आता है, इस बार एक दोस्त के रूप में, उसके चिकित्सक के रूप में नहीं। वह उसे आश्वासन देता है कि उसकी हालत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति माइक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह क्रिस्टीन को बताता है कि उसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं। असली बेन क्रिस्टीन से मिलने आता है और वह किसी और को लाया है, एडम, जो कभी मरा ही नहीं था। जैसे ही वह एडम को अपने कमरे में प्रवेश करती देखती है, उसकी यादें लौट आती हैं। खुशी से भरे आंसुओं के साथ दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिल्म समाप्त हो जाती है। अब मैं फिल्म का स्पष्टीकरण बताती हूँ। मैं फिल्म की घटनाओं से पहले हुई घटनाओं की अनुक्रम से व्याख्या करूंगी। 1999 में क्रिस्टीन और बेन ने शादी कर ली थी, लेकिन यह बेन के बेटे एडम का जन्म हुआ। 4 साल बाद 2003 में क्रिस्टीन का माइक के साथ अफेयर शुरू हुआ। माइक चाहता था कि क्रिस्टीन बेन के सामने अपने अफेयर के बारे में बताए, लेकिन क्रिस्टीन ने इनकार कर दिया। इसलिए माइक ने उस पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे भूलने की बीमारी हो गई। उसकी हालत के कारण बेन ने उसे एक सामुदायिक देखभाल केंद्र में रखा। बेन और उसका बेटा एडम उससे प्रतिदिन मिलने आते थे, लेकिन उन्हें पीड़ा होती थी।
क्योंकि उन्हें उसे उसकी पहचान प्रतिदिन याद दिलाने की जरूरत थी। इस समय के दौरान उसकी सबसे अच्छी दोस्त क्लेयर ने परिवार की मदद की और बेन के करीब आ गई। एक दिन क्रिस्टीन की स्मृति हानि पर उनके दुहक के कारण बेन और क्लेयर में एक बार यौन संबंध प्रस्थापित हुए। दोषी महसूस करते हुए क्लेयर ने उन दोनों से दूर रहने का फैसला किया। कुछ वर्षों के बाद भी क्रिस्टीन की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। बेन से अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। उनका बेटा एडम बेहद दुखी हो गया। 2009 में बेन और एडम ने एडम की खातिर क्रिस्टीन को देखभाल सुविधा केंद्र में मिलने जाना छोड़ दिया। माइक ने इस अवसर का उपयोग किया। माइक ने बेन के जाली हस्ताक्षर किए और क्रिस्टीन को अपने साथ घर ले गया। 4 साल तक उसे यह बताया गया कि वह उसका पति है। एक दिन वह डॉक्टर नैश से मिली, जिन्होंने उन्हें हर दिन अपने विचारों और प्रगति को रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा दिया। आगे जो होता है वो घटनाएं आपने फिल्म में देखी, और यही फिल्म के लिए मेरी व्याख्या है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।